क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो एज़ इट इज़ जो आपकी प्रॉपर्टी का सपोज़ कर लें बहरिया टाउन में कोई भी है, प्लॉट नंबर मैं आपको ऐड ही कर देता हूँ। तो जो एड्रेस होगा वो आप ऐड कर दें, प्लॉट नंबर आ जाएगा, स्ट्रीट नंबर जो आपने जो रजिस्ट्री करवाई है, जो या मेंबरशिप होगी सोसाइटी की, उसके ऊपर लिखा होगा, प्लॉट होगा, स्ट्रीट होगी, ब्लॉक नंबर होगा। आगे कॉन्टेक्ट्स में वही कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, तो रेजिडेंशियल लिख लें। आगे था प्लॉट है या, मैं अगर आपको कट करके दिखाऊं, प्लॉट है या घर है, तो जी रेजिडेंशियल आ गया, हाउस आ गया। आगे वो एरिया पूछ रहा है, 5 मरला आ गया, और आगे इसका आपका सिटी आ जाएगा। सोसाइटी का नाम और सिटी आ जाएगा। उसके बाद आप जब पूरा कर दें तो इसको ओके कर दें। तो ये देखें जी, ये मेरे पास ये एक एड्रेस लाइन ऐड हो चुकी है और वैल्यू 0 आ रही है। तो जैसे ही मैं सपोज़ कर लें इसकी कोई वैल्यू लिखूँगा, कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा सब टोटल देखें जी, 11 मिलियन से 16 मिलियन हो चुका है। तो ये क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी आपको दिखाने के लिए ऐड की थी, तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर दूँगा। लेकिन ये अभी सब टोटल में वही आ रहा है, तो दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें जी, ये मेरी वही पुरानी आ गई प्रॉपर्टी की वैल्यू। बिज़नेस कैपिटल मेरा कोई नहीं है, इक्विपमेंट मेरा कोई नहीं है, एनिमल नॉन बिज़नेस कोई नहीं है। इसके अलावा ये इन्होंने ऐड किया हुआ है इन्वेस्टमेंट में बैंक अकाउंट। तो आप बैंक अकाउंट इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, और आप नीचे एनी अदर एसेट्स में जाके सिंपली आप इधर भी लिख सकते हैं कैश एट बैंक। जो आपको मेथड ठीक लगे आप उस तरह लेके जा सकते हैं। तो इन्होंने इधर ही ऐड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह ऐड किया हुआ है। इन्होंने इधर बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो लिखा हुआ है, आपके जो बैंक है बैंक का अकाउंट नंबर लिखा होगा, कुछ भी लिख लें जी, आपके बैंक का अकाउंट नंबर आ जाएगा, अकाउंट की टाइप आ जाएगी, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो मैं करंट अकाउंट कर लेता हूँ। इसके अलावा आ जाएगा बैंक का नेम आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगी, और आगे सिटी आ जाएगा। तो ये डिटेल ऐड करके आप ओके कर देंगे, और ये देखें ये नाम ऐड हो गया, अकाउंट नंबर आ गया, ब्रांच का नेम आ गया, और इधर 0 है। तो जो 30 जून 2023 को आपका बैंक का बैलेंस होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होगा, वो उसको आप इधर लिख देंगे। सपोज़ 70,000 था, वो मैं कर देता हूँ, या 7 लाख था, वो कर देता हूँ। तो मेरा पहले 4.4 मिलियन था, अभी मैंने 7 लाख ऐड कर दिया। जब कैलकुलेट करूँगा तो ये आप देख सकते हैं 5.1 मिलियन हो गया मेरा। तो आपके अगर मल्टीपल बैंक्स हैं तो आप इस प्लस पे क्लिक करके मल्टीपल बैंक्स को इस तरह ऐड कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि मेरा एक ही बैंक है, और जो इसका बैलेंस होगा, क्योंकि ये बैंक का बैलेंस तो चेंज हो रहा होगा, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका बैलेंस तो नहीं चेंज हो रहा होगा। तो क्योंकि ये बैंक है, बैंक का बैलेंस मेरा चेंज हो गया होगा, तो सिंपली जो इसका न्यू बैलेंस है वो मैं ऐड कर दूंगा। तो जी ये जो बैंक का बैलेंस था अपडेटेड, वो मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद वो कह रहा है कि डेट, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो ये प्लस पे क्लिक करके आपने जिसको लोन दिया हुआ है उसका सीएनआईसी लिखेंगे और उसका नाम लिख देंगे सिंपली। मोटर व्हीकल, अगर आपके पास कोई बाइक शाइक या गाड़ी आ रही है तो सिंपली आप प्लस पे क्लिक करेंगे। ये देखें, ये प्लस मोटर व्हीकल के आगे गाड़ी का नंबर आ जाएगा, सपोज एलईडी जो भी आपकी गाड़ी का नंबर होगा या बाइक का नंबर। कमर्शियल है या प्राइवेट है, प्राइवेट आ जाएगा। मेक एंड मॉडल वो बता रहा है, तो 70 सीसी है अगर, और आगे होंडा, जो भी जिस तरह भी आपके बाइक का नंबर है या गाड़ी का नंबर है, ये आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं कि एक लाइन आइटम ऐड हो जाएगी, और इधर उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे आजकल होंडा की वैल्यू 1,54,000 है, तो जो आपको इनवाइस इनवाइस वैल्यू होगी ना, वो आपकी इनवाइस वैल्यू इधर ऐड हो जाएगी, आपकी इनवाइस पे उसकी वैल्यू आ रही होगी। सेम सेम गाड़ी के केस में भी यही है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद है प्रीशियस पोजेशन। अगर आपके पास गोल्ड वगैरह पड़ा हुआ है तो वो आपका आएगा प्रीशियस पोजेशन में। तो एज इट इज़ सिंपली प्रीशियस पोजेशन के सामने प्लस है, इस पे क्लिक करूँगा। तो ये देख, वो कह रहा है कि
एसेट की नेचर क्या है? तो मेरे मेरे एसेट की नेचर है ज्वेलरी। ज्वेलरी होगी ना आमतौर पे घरों में। उसके बाद वो कह रहा है कि कंटेंट ये देखिए जी गोल्ड 10 ग्राम इस तरह आपने लिखना है। तो मेरे पास गोल्ड है लेकिन ये है 10 तोला। ओके पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखें जी गोल्ड वाली लाइन मेरे सामने ऐड हो चुकी है। मैं इसको डिलीट करूंगा। हाउस होल्ड इफेक्ट मैंने आपको बताया था। हाउस होल्ड इफेक्ट का मतलब है जो आपके घरेलू फर्नीचर है उसकी डिटेल आ जाएगी। पर्सनल आइटम्स में आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, इस तरह की आपकी आइटम्स आ जाएंगी। तो ये आपने देख लेना अगर आपने ली हैं परचेज की हैं ड्यूरिंग द ईयर तो वो आ जाएंगी। और फर्स्ट टाइम आप रिटर्न कर रहे हैं तो वो आप इस तरह आप ऐड कर लेंगे। और एनी अदर एसेट्स में इनकी तो बाइक इनके अपने नाम पे नहीं है तो उस वजह से आ रही है, वरना मैं इसको ऊपर ही लेके जाता। अच्छा जी, उसके बाद कैश इन है जो घर में कैश रखा हुआ है वो आ जाएगा। तो जो दस्ती कैश है उसकी फिगर आप ऐड कर लें। तो जो कैश है उसकी अमाउंट में ऐड कर देता हूँ और उसके बाद सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद ये टोटल एसेट्स आ जाएंगे मेरे। ये एस ये मेरे आ गए टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान, ये देखें। उसके बाद आउटसाइड कुछ भी नहीं है और टोटल एसेट्स मेरे वही आ गए जो इनसाइड पाकिस्तान है। अच्छा, आगे मैंने लोन लिया हुआ है उसकी डिटेल मैंने ऐड की हुई है। तो आप भी अगर आपने भी लोन लिया हुआ है तो आप सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे। ये इधर आपने क्रेडिटर का नाम यानी कि जिससे आपने लोन लिया हुआ है। अगर किसी बंदे से लोन लिया हुआ है तो उसका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा। अगर किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक का चाहे आप एंट्रियाँ लिख दें या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें। अगर कुछ भी नहीं आया तो इधर सिंपली बैंक का नाम लिख दें जो लोन लिया हुआ है। सपोज आपने अ, मैंने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड लिख दें। इधर बैंक का नाम लिख दें, क्रेडिट कार्ड आ गया और इधर ओके कर दें। तो ये देखें ये लाइन आइटम ऐड हो गई है। तो इस तरह आपका जो लास्ट में जो 30 जून को जो आपका बैलेंस पेएबल होगा क्रेडिट कार्ड का वो आ जाएगा। तो सिंपली मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे एसेट्स की डिटेल आ गई है। इसके बाद आप चले जाएंगे रिकन्सिलिएशन पे। तो अगर तो आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो डिफरेंस होगा आपका ये नेट एसेट्स प्रायर ईयर नहीं आ रहे होंगे, ये ज़ीरो होगा। तो जो आपका डिफरेंस होगा वो नेट एसेट्स प्रायर ईयर में आप ऐड कर देंगे अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मेरे केस में अगर मैं ज़ीरो भी करता हूँ लेकिन फिर भी आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैं पिछले ईयर्स में रिटर्न सबमिट करता रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा जो नेट एसेट्स प्रायर ईयर है उसमें बैलेंस आ रहा है। ये देखें जी। तो जो भी आपका डिफरेंस होगा वो आपने ऐड कर लेना है या तो कैश में या फिर अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो नेट एसेट्स प्रायर ईयर में। अच्छा जी, आप देखें करंट ईयर में जो एसेट्स आ गए वो थे, प्रायर ईयर में आ गए वो थे, इंक्रीज डिक्रीज आ गया। इनफ्लोज में अब देखें, इनफ्लोज में मुझे पैसे आए भी तो है ना, मुझे सैलरी आई है। तो इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, ये जो पहला कॉलम है इधर आपने अपनी जो सैलरी की अमाउंट है वो लिखनी है। तो जो सैलरी की अमाउंट है इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस चलूंगा रिकन्सिलिएशन पे। इधर मेरी सैलरी की अमाउंट आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये देख सकते हैं आप कि जो डिफरेंस है ना वो अब ख़त्म हो चुका है। कोई भी किसी भी चीज़ का डिफरेंस नहीं आ रहा। ये देखें, ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट कोई नहीं आ रही मेरी। ये देखें जी, ये ज़ीरो आ रहा है। मतलब कि ये मेरी अमाउंट टैली है। ये मेरी अमाउंट टैली है। अब फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता हूँ। अब मैं कैश नहीं लिखता जी, कैश मैं ज़ीरो कर देता हूँ। कैलकुलेट करता हूँ। आपने कैश ज़ीरो ही रखना है। मैंने तो कंप्यूट किया हुआ था, मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ। अब ये देखें माइनस में 293,446 माइनस में ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आ रही है। नेट एसेट्स करंट ईयर मेरे खुद से ही आ गए जो मैंने जब पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज ऐड की। नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर अगर आप पहली दफ़ा रिटर्न फाइल करें तो आप खुद लिखेंगे। मैंने क्योंकि पिछले सालों की हुई है तो मेरे खुद ही आ गए। आपने इनफ्लोज में जो सैलरी थी पहले कॉलम में इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में अपनी सैलरी की अमाउंट लिख देनी है। आपके आउटफ्लोज में पर्सनल एक्सपेंसेस में से आ गए। अब ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आ रही है माइनस में। इसका मतलब ये है कि आपके जो एसेट्स हैं वो कम है। आप इस अमाउंट को उठाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और सिंपली जो आपके पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज़ हैं इसमें कैश नॉन बिजनेस में जाके इसको ऐड कर देंगे।
तो जी ये मेरी जो आपकी रिटर्न है ये टैली हो चुकी है। अच्छा ये तो हो गया यहाँ तक का, ये आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। आपकी जो एसेट्स हैं, एसेट्स को आपने कैपिटल एसेट के टैब में भी ऐड करना है। आप में से बहुत से लोगों को आइडिया होगा 7E का। 7E का मतलब ये है कि अगर आपके एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स मतलब आपके घर, प्लॉट, इस तरह के जो भी आपके कैपिटल एसेट्स हैं, अगर उनकी वैल्यू 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ से ऊपर हो जाती है, तो आपको हर साल उसकी वैल्यू का 1%, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 1% जो है टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आपको 7E का सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये आपको प्रॉपर्टीज़ आपको ये डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। आप आ जाएँगे टैक्स चार्जेबल में और आप आ जाएँगे कैपिटल एसेट्स में। तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ इस टैब में भी डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने इन फ्यूचर अपना प्लॉट या अ, अपना घर या अपनी एग्रीकल्चर लैंड सेल करनी है तो आपको 7E का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो जी मैं इधर आ जाऊँगा और इधर जो मेरा होगा डिटेल कैपिटल एसेट्स में, अब आपको पता है कि मेरे पास 2 प्लॉट थे। एक घर था और एक प्लॉट था, तो सिंपली मैं उनकी डिटेल इधर ऐड कर दूँगा। मैं जाऊँगा जी, ये रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी आ रही है आपके पास 3rd नंबर पे, ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करूँगा। थोड़ी-सी चीज़ें माँग रहा है जी, कि मेजरमेंट यूनिट वो माँग रहा है कि क्या मेजरमेंट है? तो जी अ, मेजरमेंट यूनिट में मरला है, टोटल एरिया कितना था? 2 मरला था और आगे वो एड्रेस पूछ रहा है जी कि एड्रेस क्या था? तो सिंपली जो आपके आपके प्लॉट का या घर का एड्रेस होगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपने उधर ऐड की हैं वेल्थ स्टेटमेंट में, वो आ जाएँगी। तो मैं सिंपली एड्रेस ऐड कर दूँगा। आगे वो पूछ रहा है कि टाउन, तहसील, तो ये सर्च पे क्लिक करेंगे आप। तो इधर जो आपका सिटी होगा वो सर्च कर लें, उसके बाद आप सर्च क्लिक करेंगे सर्च बटन पे। तो ये आपके पास वो टाउन भी आ गया, आपकी जो सिटी था, तो उसके साथ तहसील्स भी आ गई। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद वो कह रहा है इज़ दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड? आपने बता देना है कि अगर प्लॉट है तो नो पे ही रहेगा, अगर येस है तो इसका मतलब है कि ये घर है। आगे वो कह रहा है कि कवर्ड एरिया कितना है? तो मैं कहूँगा कि सारे का सारा कवर्ड एरिया। तो ये आपने बता देना कि कितना कवर्ड एरिया। उसके बाद वो कह रहा है वेदर एक्सक्लूडेड अंडर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और 7E। 7E जो था इसकी कुछ एक्सक्लूजन्स थी। आप मेरी बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं 7E पे। एक्सक्लूजन्स ये थी कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो वो एक्सक्लूडेड है। एक अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो आप जिस पे आप रह रहे हैं तो वो एक्सक्लूडेड है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 करोड़ से कम है तो वो एक्सक्लूडेड है। तो मैं इसको एक्सक्लूड करूँगा येस, और आगे फिर मैं रीज़न दूंगा, रीज़न फॉर एक्सक्लूजन में वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द पर्सन। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद क्योंकि मैंने एफबीआर वैल्यू भी लिखनी है और कॉस्ट भी लिखनी है, तो ये नीचे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ये आपको एक एक जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये जो सिटी वाइज वैल्यूएशन है वो आ जाएगी। तो मैं अगर सर्च करूं कंट्रोल एफ करके, तो ये प्रॉपर्टी सरगोदा में लोकेटेड थी, तो ये सरगोदा का जो है वो एसआरओ आ जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, ये आपको सरगोदा सिटी की जो वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी की वो दिखाना शुरू कर देगा, वैल्यू ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी पर मरला। तो यहाँ से देख के आपने फेयर मार्केट वैल्यू लिखनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके करूँगा। इधर मैंने कॉस्ट वैल्यू लिखनी है, ये देखें कॉस्ट स्लैश डिक्लेयर्ड वैल्यू, और इधर फेयर मार्केट वैल्यू है, तो ये आपने लाजमी देख लेना है। तो ये मेरी कॉस्ट आ गई और आगे मेरी फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो सेकंड वाली मेरी प्रॉपर्टी है, मैं सिंपली उसको ऐड कर दूंगा। तो जो मेजरमेंट यूनिट होगा मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। आगे वो कह रहा है कि टोटल एरिया, तो जो टोटल एरिया था वो मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद प्लॉट का जो कंप्लीट एड्रेस है वो आ जाएगा, तो जो कंप्लीट एड्रेस है वो मैं ऐड कर दूंगा। एज इट इज़ टाउन तहसील आप सर्च कर लेंगे, अगर आपको पता है तो आप लिख लें, अगर नहीं तो आप सर्च कर लें। तो मैं मेरा फ़ॉल कर रहा है कराची ईस्ट में, कराची सेलेक्ट कर लूँगा। आगे वो कह रहा है कि इज़ दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, तो मैं कह रहा हूँ नो।
आगे वो कह रहा है वेदर प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड अंडर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 ऑफ 7 ई, तो मैं कहूँगा येस। और आगे वो कह रहा है कि रीज़न एक्सक्लूजन की रीज़न, तो मैं बता रहा हूँ वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द पर्सन, और उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर लूँगा। तो ये मेरी प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। सिंपली मैं जाऊँगा दोबारा वेल स्टेटमेंट पे, और जो इसकी वैल्यू है वो कॉपी कर लूँगा, और कैपिटल एसेट्स पे आके जो इसकी वैल्यू है वो पेस्ट कर दूँगा। इसके अलावा वेल स्टेटमेंट जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया कि जो एसआरओज़ है उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो जो मेरी फेयर मार्केट की वैल्यू है मैं उसको ऐड कर दूँगा इधर, और सिंपली कैलकुलेट का बटन दबा दूँगा। तो ये जी, ये जो मेरी सारी डिटेल है वो ऐड हो चुकी है। वेल स्टेटमेंट की सारी डिटेल ऐड हो चुकी है। कैपिटल एसेट्स में मैं ऐड कर चुका हूँ सारा कुछ। रिकन्सिलिएशन मेरी टैली है जी, रिकन्सिलिएशन मेरी ज़ीरो आ रही है। पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड कर चुका हूँ। सैलरी की डिटेल ऐड कर चुका हूँ। रिकॉन में मैं मेरी जो सैलरी है उसको मैं ऐड कर चुका हूँ। अब सिंपली जो है मैं इसको वेरीफाई करूँगा और सबमिट कर दूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ जी किस तरह आपने वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन पे जाऊँगा, जो आपका पिन होगा जब आपने साइन अप किया होगा वो लगाएंगे, और सिंपली इसको वेरीफाई पिन करके, ये कह रहा है जी कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली, और आप सिंपल इसको सबमिट कर देंगे। अच्छा, सबमिट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर मैं चलूँ वापस, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाए या कोई भी इशू आ रहा हो तो आप जाएंगे ड्राफ्ट पे, उसके बाद जाएंगे आप डिक्लेरेशन पे। तो जो आपकी रिटर्न है ना वो इधर पड़ी होगी। तो आप अगर ड्यूरिंग दी टाइम आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप इधर आएंगे ड्राफ्ट पे, फिर डिक्लेरेशन पे, और ये नीचे जो पेंसिल का बटन है इस पर आप क्लिक करके आपकी रिटर्न वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे आपने कैलकुलेट करके इसको छोड़ा हो। तो जी ये मेरी रिटर्न आ गई, ये सारा डाटा आ गया, और सिंपली वेरीफाई भी कर ली है। अब मैं इसको सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर दूंगा। तो जी सिंपली इसको सबमिट कर देते हैं। वो कह रहा है ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन, तो मैं कह रहा हूँ यस, मुझे एडिट एडिट करनी नहीं है। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा ये मेरा प्रोसेस कंप्लीटेड टास्क में, और ये देखें डिक्लेरेशन 2023 की, ये मेरी जो रिटर्न है ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न है इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न हम सबमिट करें, तो आप हमसे भी सबमिट करवा सकते हैं रीज़नेबल प्राइस। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको कोई इशू हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे। सो थैंक यू सो मच। ये था आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।